हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज सीमा अधिनियम के सेक्शन 18 को लेकर के ये वीडियो है। और ये सेक्शन 18 पीसीएसजे या जो भी जुडिशरी के एग्ज़ाम हैं जिसमें ये एक्ट उसके सिलेबस में है, वहाँ पर उन एग्ज़ाम्स में ये सेक्शन 18 बहुत ही पूछा जाता है। और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। तो चलिए सेक्शन 18 को समझ लेते हैं। चूँकि सेक्शन 18 आता बहुत लोगों को है, लेकिन जब बात आती है कि उसको लेकर के हमें आंसर करना होता है मेंस में, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, तब वहाँ पर हमें ध्यान देना होता है कि सेक्शन 18 को हम कैसे लिखें कि आपके आंसर में कसाव बराबर बना रहे, आपके जो उसमें जो भी आप बात बता रहे हैं वो एक दूसरे से लिंक होकर के निश्चित शब्द सीमा में आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। और इसमें अगर आपको ये सब पता है तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए या मेंस में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आप कर जाएंगे। तो सेक्शन 18 भारतीय परिसीमा अधिनियम इंडियन लिमिटेशन एक्ट का 1963 का एक्ट है ये। और इस एक्ट के अंदर सेक्शन 18 में एक्नॉलेजमेंट की बात कही गई है। एक्नॉलेजमेंट को डिफाइन किया गया है, बताया गया है ये क्या होता है। और तो एक्नॉलेजमेंट को अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो सीधी सी बात है कि किसी संपत्ति या फिर अधिकार विषयक दायित्व को स्वीकार करना ही अभिस्वीकृति कहलाता है, और कुछ नहीं है। तो दो शब्द, किसी संपत्ति या अधिकार विषयक दायित्व को जो व्यक्ति स्वीकार करता है, इसका मतलब वो परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत अभिस्वीकृत करता है। विशेष चीज इसमें ये होती है कि जब भी वो व्यक्ति जो ऐसे दायित्व को स्वीकार करता है, स्वीकार करने की तिथि से ही उस ऋण को या उस दायित्व को एक नई परिसीमा मिल जाती है। एक नया परिसीमा काल उस डेट से शुरू हो जाता है। इसको हम और आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब ये है कि यदि हमने किसी एक व्यक्ति को कोई ऋण दे दिया है और वो ऋण जो हमने दिया है उस व्यक्ति को, अब वो व्यक्ति को हमने एक टाइम दे दिया कि भाई आप 3 साल में चुका दीजिएगा, 2 साल में चुका दीजिएगा। तो अगर 2 साल या 3 साल के लिए हमने किसी व्यक्ति को ऋण दे रखा है और वो व्यक्ति ऋण तो इस दौरान नहीं चुका रहा है, लेकिन आपने प्रयास किया, उससे मिले, उससे कई बार तगादे किए, कई बार कहा, और उस व्यक्ति ने ये जो एक समय सीमा थी, इस समय सीमा की समाप्ति के पहले वो आपके पास आता है और अपने ऋण संबंधित दायित्व की स्वीकृति कर लेता है। कहता है कि ठीक है भाई, अभी ब्याज जमा कर लो, बाकी मैं आपका ऋण चुकाता रहूँगा या चुकाऊँगा आगे चल करके। तो जिस दिन वो व्यक्ति आप इस तरह की अभिस्वीकृति करता है, उस दिन से उस ऋण को एक नई परिसीमा काल मिल जाएगी और वो ऋण उसका वैध हो जाएगा। तो इसमें एक जो शर्त दी गई है वो यही है कि जो भी परिसीमा काल उसके पास थी, उस परिसीमा काल की समाप्ति के पहले ही उसे ऐसी अभिस्वीकृति करनी पड़ेगी। और यदि ऐसी अभिस्वीकृति वो उस परिसीमा के समाप्ति के पहले कर लेता है, तो जिस तारीख को वो ऐसी अभिस्वीकृति करता है इस अधिकार दायित्व से संबंधित, ऋण से संबंधित, तो फिर वो परिसीमा काल आगे बढ़ जाएगी, यानी कि उस ऋण को एक नई परिसीमा काल मिल जाएगी। ये है अभिस्वीकृति, जो परिसीमा अधिनियम के सेक्शन 18 में बताया गया है। शर्त याद रखिएगा कि जो भी वो परिसीमा काल थी उसके पास, उसकी समाप्ति के पहले उसे ऐसी अभिस्वीकृति
करनी होगी। तो ये तो परसीमा काल हो गया। अब जो अभिस्वीकृति करेगा वो कैसे करेगा, उसकी क्या शर्तें होंगी, इस बात को भी सेक्शन 80 में बताया गया है। क्योंकि वैध अभिस्वीकृति तभी मानी जाएगी जब वह सेक्शन में दिए गए शर्तों के अनुसार ही अभिस्वीकृति करता है, अर्थात उन शर्तों को पूरा करता है। तो वो शर्तें आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 18 में अभिस्वीकृत को जो समझाया गया है, बताया गया है, वो पता होना चाहिए। आपके दिमाग में एक आइडिया हो गया कि अभिस्वीकृति ये है, उसकी शर्तें ये हैं, तो आप आसानी से अपने आंसर को कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं जो जनरली पूछा जाता है, चाहे वो आरजीएस जैसा एग्जाम क्यों ना हो, जहाँ पर 20 शब्दों में, 25 शब्दों में, 50 शब्दों में ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टिप्पणी लिखने को भी आ जाता है, यूपी में हो, एमपी में हो, बिहार में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तो टिप्पणी भी लिखने को आ जाता है इस पर। तो कुछ भी अगर आता है, आपको इतना पता है, तो आप कैसा भी क्वेश्चन है उसको अपने शब्दों को कम या ज़्यादा करके आप लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि परसीमा अधिनियम के अंतर्गत ऋण की वैध स्वीकृति शर्तें क्या है। परसीमा अधिनियम के अंतर्गत ऋण की वैध स्वीकृति शर्तें क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जैसा पूछा गया है एग्जाम में, ठीक वैसा ही क्वेश्चन लिखा है। हो सकता है कि आप सोचे कि इसमें अभी स्वीकृति शब्द नहीं आया, या क्वेश्चन एकदम से स्पष्ट नहीं है, तो उसने परसीमा अधिनियम जोड़ रखा है, और परसीमा अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 18 में ही स्वीकृति या अभिस्वीकृति की बात की गई है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, किसी संपत्ति एवं अधिकार विषयक दायित्व को स्वीकार किए जाने को अभिस्वीकृति कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये लाइनें रटी होनी चाहिए। किसी संपत्ति एवं अधिकार विषयक दायित्व को स्वीकार किए जाने को अभिस्वीकृति कहा जाता है। तो इतना ही अभिस्वीकृति है। बस मेन ये है, कभी ऐसा अचानक किसी इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन रख दिए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, बताइए साहब एक्नॉलेजमेंट क्या है, या इसको कहाँ डिफाइन किया गया है, या इसका क्या महत्व है, या इसकी क्या शर्तें हैं। कुछ भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे अचानक पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अचानक पूछे जाने वाले हैं। आप जब सोच नहीं सकते होते कि इंटरव्यू में ये भी पूछ लिया जाएगा और वो भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। कोई भी तैयारी समग्र रूप से होनी चाहिए, वो केवल प्री ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए या मेंस ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, वो समग्र रूप से होना चाहिए। आपकी तैयारी टोटली मिला करके चलना चाहिए, नहीं कि टोटल आपको लेना होगा। तो किसी संपत्ति एवं अधिकार विषयक दायित्व को स्वीकार किए जाने को अभिस्वीकृति कहा जाता है। और जब कोई ऋणी किसी भी संपत्ति एवं अधिकार विषयक दायित्व को स्वीकार करता है, उसी तारीख से एक नई परिसीमा प्रारंभ होती है। लेकिन इस सेक्शन में ये बताया गया है कि ये जो रेडी है, वो कोई भी इस प्रकार की स्वीकृति वो परिसीमा अवधि जो उसके पास पहले से थी उसकी समाप्ति के पहले ही करना होता है, तभी आपको एक नई परिसीमा मिलेगी। शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली शर्त है स्वीकृति संपत्ति या ऋण संबंधित दायित्व की होनी चाहिए। यानी कि जो स्वीकृति है, जो अभिस्वीकृति है, या तो संपत्ति संबंधी हो या अधिकार या ऋण संबंधी हो। तो इसका संबंध बस इतना, सेक्शन 18 का संबंध सिर्फ इतना ही है कि जो भी स्वीकृति है या तो वो संपत्ति संबंधित होना चाहिए या फिर वो ऋण या अधिकार विषयक दायित्व से संबंधित होनी चाहिए। इसी प्रकार की ही दायित्वों को स्वीकार किया जाना चाहिए।
अन्य किसी प्रकार की अभिस्वीकृति इस सेक्शन के अंतर्गत कवर नहीं होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी स्वीकृति, तो पहली शर्त हुई स्वीकृति संपत्ति या ऋण संबंधित दायित्व की होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त ये है, महत्वपूर्ण शर्त ये है कि स्वीकृति लिखित होनी चाहिए। ऐसी स्वीकृति लिखित में ही मान्य होगी। और लिखित के साथ साथ तीसरी शर्त है कि उस लिखित स्वीकृति को हस्ताक्षरित भी होना चाहिए, ये तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त है कि स्वीकृति विहित काल के अवसान के पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि जो उसके पास पहले से परिसीमा अवधि है, आपने परिसीमा अवधि में पढ़ा होगा, एक प्रिस्क्राइब पीरियड होता है, एक लिमिटेशन पीरियड होता है। तो यहाँ पर जिस परिसीमा की बात की जा रही है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की बात की जा रही है। वो प्रिस्क्राइब पीरियड के संबंध में आपको इसमें मेरे ही चैनल में वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो जो भी उसके पास प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड नहीं, हालांकि दोनों को अगर हम हिंदी में कहें तो कह सकते हैं परिसीमा काल, विहित काल, या आप जैसे भी समझ सकते हैं उसको, लेकिन परिसीमा में इन दोनों में भेद किया गया है, विहित काल और परिसीमा काल में। तो ये याद रखने की बात है कि धारा 18 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत जो स्वीकृति है वो विहित काल के अवसान के पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था इसी विहित काल को मैंने शुरू में परिसीमा काल कहा है। तो वो परिसीमा काल जो है वो एक्चुअली विहित काल वाला परिसीमा काल है जो उसके पास पहले से है। तो इस विहित काल के अवसान के पूर्व ये स्वीकृति होनी चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। और केवल इसी शर्त से ही MCQ बन सकता है कि अभिस्वीकृति होनी चाहिए परिसीमा काल के अवसान के पूर्व या विहित काल के अवसान के पूर्व, या दो और वो बना सकते हैं कि दोनों में से किसी के अवसान के पूर्व, और तीसरे में वो चौथे में लिख सकते हैं कि नन ऑफ दीज, ये लिख सकते हैं। तो इस चौथे से MCQ बनता है, ये आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में ये पूछा भी गया है। तो ये चौथी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। इसमें विहित काल की बात की गई है, परिसीमा काल की बात नहीं की गई है। पांचवी और जो शर्त है वो है वर्तमान में विद्यमान दायित्व की अभिस्वीकृति होनी चाहिए। तो पांचवी शर्त हो गई कि वर्तमान में विद्यमान दायित्व की अभिस्वीकृति होनी चाहिए। तो ये पांचवी शर्त भी ध्यान देने योग्य है। इससे भी MCQ बन सकता है कि जो भी दायित्व विद्यमान है वो भी वर्तमान में ऐसे ही दायित्व की अभिस्वीकृति हो सकती है धारा 18 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत। भूतकाल में या भविष्यकाल में विद्यमान दायित्वों के संबंध में यहाँ कोई बात नहीं की गई है। ऐसा कोई दायित्व जो भूतकाल में विद्यमान था या ऐसा कोई दायित्व जो भविष्य में आने वाले समय में विद्यमान होगा, इन दोनों की कोई बात नहीं करता। सेक्शन 18 बात करता है वर्तमान में विद्यमान होना चाहिए उसे, ऐसे दायित्व की अभिस्वीकृति होनी चाहिए। और जो भी अभिस्वीकृति की गई है दायित्व के संबंध में या किसी संपत्ति के संबंध में या अधिकार के संबंध में, तो उसका आशय स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि अभिस्वीकृत करने का आशय स्पष्ट होना चाहिए। तो इस तरह से ये 6 शर्तें, 6 कंडीशंस हैं और ये 6 की 6 महत्वपूर्ण हैं।
दूसरी बात ये है कि किसी भी अभिस्वीकृति में ये 6 की 6 शर्तें पूरी होनी जरूरी है। इनमें से कोई भी शर्त कम नहीं हो सकती, या कोई 4 पूरी हो रही हो 2 पूरी नहीं हो रही हैं तो भी वो वैध अभिस्वीकृति नहीं होगी। ये ध्यान रखने की बात है। ऐसा आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस सेक्शन। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि यदि ऋण लेखे या ब्याज लेखे कोई संदाय किया जाता है, यानी कि ऋण या ब्याज के संबंध में कोई संदाय किया जाता है, तो इसे भी परसीमा अधिनियम के अंतर्गत अभिस्वीकृत माना गया है तथा संदाय की तारीख से परसीमा अवधि की गणना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी ऋण के संबंध में या ब्याज के संबंध में कोई संदाय कर दिया जाता है तो संदाय करना मात्र ही अभिस्वीकृति मान ली जाएगी और उस संदाय की तारीख से एक नई परसीमा शुरू हो जाएगी। तो ये था सेक्शन 18। तो इसकी शर्तें एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको अलग से कोई मेहनत न करनी पड़े, और शर्तें ही इसकी महत्वपूर्ण हैं। तो पहली शर्त है, आपको कन्फर्म है कि अभिस्वीकृति का मतलब क्या है या किस संबंध में होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, स्वीकृति या ऐसी अभिस्वीकृति संपत्ति या ऋण संबंधित दायित्व की होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्वीकृति लिखित होनी चाहिए। तीसरी, ऐसी लिखित स्वीकृति को हस्ताक्षरित भी होना चाहिए, ये याद रखने की बात है। चौथा, ऐसी अभिस्वीकृति विहित काल के अवसान के पूर्व होनी चाहिए। विहित काल के अवसान के पूर्व होनी चाहिए, ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं इसको। पांचवी शर्त है कि जिस भी अधिकार दायित्व की अभिस्वीकृत की जा रही है उसको वर्तमान में विद्यमान होना चाहिए। वर्तमान में विद्यमान अधिकार या दायित्व के संबंध में अभिस्वीकृति की जा सकती है। और छठवीं और अंतिम है कि अभिस्वीकृति का आशय स्पष्ट होना चाहिए। आप नीचे नोट में लिख सकते हैं अपने आंसर को और अच्छा बनाने के लिए कि यदि किसी ऋण के संबंध में या किसी ब्याज के संबंध में कोई संदाय किया जाता है तो ऐसे संदाय को अभिस्वीकृत मान लिया जाता है, या परसीमा अधिनियम के अंतर्गत ऐसे संदाय को अभिस्वीकृत माना गया है और ऐसे संदाय की तारीख से एक नई परसीमा अवधि की गणना शुरू की जा सकती है, शुरू होती है। तो इस तरह से ये रहा सेक्शन 18 परसीमा अधिनियम का। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इतना जानकारी है तो कैसा भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में या मेन में आता है, मेरा दावा है कि आप लिख आएंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी इसमें मिलेंगे। इससे ज़्यादा सेक्शन 18 में, चाहे वो PCSJ हो चाहे वो HJS हो, अगर उसमें पूछा जाता है तो इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, और इससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास समय ही नहीं होगा जब आप पेपर देखेंगे। इस बार HJS का अगर आप लोगों ने पेपर देखा हो तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पेपर 3 घंटे का वो था या वाकई कोई उसे 3 घंटे में कर पाएगा, या फिर हाई कोर्ट की क्या मंशा है, क्या पूछना चाहता है इतना बड़ा पेपर बना करके 3 घंटे में हमसे उसके आंसर ले करके, और कितना हम उसमें लिख पाएंगे, आप कितना लिख पाए होंगे, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मैं आपको रैंडम वीडियो देता हूँ, मैं कोई सीरीज नहीं चलाता, फिलहाल कुछ ना कुछ आपको ऐसा इम्पोर्टेंट देता हूँ जो आपके काम आए, समय आपका बर्बाद होने से बचे। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरे वीडियो में जो आपने समय दिया है वो समय आपका बर्बाद ना हो, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। इसलिए मैं रैंडम चीज़ों को उठाता हूं और आपको उसके संबंध में वीडियो देता हूं कि अगर आपने वीडियो देखा है, मेरी बात को आपने ध्यान से सुना है, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी किसी न किसी एग्जाम में। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट वगैरह करते रहिए, मैं आपको उसका जवाब
देता रहूँगा। धन्यवाद।